दोस्तों, दुनिया में यौन शोषण के शिकार हुए बच्चों की एक सबसे बड़ी संख्या भारत में है, लेकिन फिर भी यहाँ इसके बारे में लोगों के साथ साथ मीडिया भी बात करने में हिचकती है। आप लोग बेशक सहमत ना हो, लेकिन यह बात सच है कि बाल यौन शोषण भारत में एक महामारी बन चुकी है। सामाजिक चरित्र, ऐसे अपराधों को नकारने वाली संस्कृति और प्राइवेसी का झांसा देकर, इज्जत बेइज्जती का झांसा देकर इस महामारी को ढकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सरकार की उदासीनता इस महामारी के खतरे को और तेजी से बढ़ा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाल यौन शोषण उतने बड़े पैमाने पर नहीं है जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में आई ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट 2023 की रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के ऑनलाइन शोषण में बेहताशा बढ़ोतरी देखी जा रही है और इंटरनेट पर बाल शोषण की सामग्री में 87% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने अपनी चौथी ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 2019 के बाद रिपोर्ट की गई बाल यौन शोषण सामग्री में 87% की जो है वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और ये वैश्विक स्तर पर 3.2 करोड़ से ज्यादा बाल शोषण के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो ये दिखाते हैं कि दुनिया भर में बच्चों के लिए ये खतरा कितना विकराल रूप ले चुका है। भारत में एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो साल 2020 से बच्चों की टोटल पॉपुलेशन का करीब 29% बच्चे किसी न किसी प्रकार के यौन अपराध का शिकार हुए हैं, और ये तब है जब केवल 65% अपराध ही रिपोर्ट हुए हैं, यानी करीब 35% से ज्यादा अपराध किसी कारणवश रिपोर्ट ही नहीं किए गए। दोस्तों, ऐसे मामलों में आम धारणा रहती है कि केवल लड़कियां ही यौन शोषण का शिकार होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि लड़कों पर भी ये खतरा बराबर बना रहता है, और अक्सर पाया जाता है कि ऐसे मामलों में बड़ी संख्या में शोषणकर्ता बच्चों के भरोसे वाले व्यक्ति या उनकी देखरेख करने वाले लोग होते हैं, जिनमें कई बार अभिभावक, रिश्तेदार और स्कूल के शिक्षक तक शामिल होते हैं। दोस्तों, बच्चों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों में सरकार की उदासीनता एक मेजर रोल प्ले कर रही है। कैसे, इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि अपराधों में देश का चौथा खंबा मीडिया अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है, कितनी निभा रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ एक मीडिया चैनल्स को छोड़कर बाकी सब के सब वायरल कंटेंट पकड़ते हैं, फिर वो चाहे प्रैक्टिकल हो या कोई बात हवाई ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे न्यूज चैनल की रीच बढ़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अपराधों में मीडिया नदारत रहती है जहां बच्चों से संबंधित अपराध होते हैं। कई बार मीडिया कर्मी की आंखों के सामने ऐसा होता है और वो आंख बंद करके निकल जाते हैं अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल ना दिखे तो। कहने का मतलब यह है कि अपराध में भी ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों का इंटरेस्ट जागे, ताकि कंटेंट इंटरनेट पर टिक सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों से संबंधित अपराधों में, खासकर यौन अपराधों को लेकर मीडिया के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं और मीडिया की जिम्मेदारी तय की गई है, जिसका निर्वहन ना करने पर मीडिया कर्मी से लेकर चैनल के मालिक तक को जेल हो सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पोक्सो एक्ट के बारे में बताया था, जो कि बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एक्ट में अगर मीडिया ऐसे अपराधों को रिपोर्ट करने में फेल होती है तो मीडिया को इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इस बात को लेकर भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस दिए गए हैं जो मीडिया की जिम्मेदारी निर्धारित करते हैं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रिपोर्ट करने में फेल होने पर सजा का प्रावधान भी करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोक्सो एक्ट ये मैंडेट करता है कि मीडिया से रिलेटेड प्रोफेशन जैसे पत्रकारिता, स्टूडियो, फोटोग्राफी की सुविधाओं और अन्य समान प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मी किसी भी ऐसी सामग्री के बारे में रिपोर्ट करेंगे जो किसी बच्चे का यौन शोषण करती हो या जिसमें अश्लील सामग्री या किसी बच्चे का कोई अश्लील चित्रण शामिल किया गया हो। यदि ऐसी कोई सामग्री पाई जाती है तो मीडिया कर्मियों को तुरंत विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। अगर मीडिया पर्सन ऐसी किसी सामग्री की रिपोर्ट करने में फेल होता है तो इसका नतीजा गंभीर दंड हो सकता है। मीडिया कर्मियों को अपने काम में मेहनती होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अनजाने में किसी भी प्रकार के बाल शोषण को बढ़ावा ना दें। यह अधिनियम बाल दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम करने के लिए मीडिया कर्मियों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालता है। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत मीडिया कर्मियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बच्चों की गोपनीयता और प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए।
ऐसे अपराध से संबंधित रिपोर्ट पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पर आधारित होनी चाहिए और ऐसे किसी भी विवरण से बचना चाहिए जो बच्चे की पहचान का खुलासा करता हो, जैसे कि उसका नाम, फोटोग्राफ, परिवार की डिटेल या स्कूल का एड्रेस या स्कूल का नाम वगैरह। यहाँ ऐसा करने का मेन एम है बच्चे की गोपनीयता की रक्षा करना, ताकि किसी भी संभावित नुकसान या किसी प्रकार के कलंक उसके ऊपर लांछन ना लग सके, उनको रोकना। दोस्तों, अगर मीडिया पर्सन या मीडिया हाउस इन नियमों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर कोई मीडिया कर्मी किसी बच्चे की पहचान का खुलासा करके या बच्चे की प्रतिष्ठा को कम करने वाले तरीके से कोई जानकारी प्रस्तुत करता है तो ये इस अधिनियम का उल्लंघन है और इसके लिए उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 6 महीने से 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना शामिल है। पोक्सो एक्ट के उल्लंघन के लिए मीडिया आउटलेट का मालिक या पब्लिशर भी अपने कर्मचारी द्वारा की गई वायलेशंस का जिम्मेदार होता है। यानी अगर कोई कर्मचारी इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो नियोक्ता या एम्प्लॉयर को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए नियोक्ताओं को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारी पोक्सो एक्ट में निर्धारित नियमों का जो है गाइडलाइंस जो है उनको जो इश्यू की गई है उनको समझे और उनका पालन करे। दोस्तों, पोक्सो एक्ट के इन प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध जैसे यौन शोषण या किसी बच्चे का शोषण या किसी अपराध को दर्ज करने में विफल रहता है तो उसे 6 महीने तक की कैद का या जुर्माने का प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। अगर किसी कंपनी या संस्थान का इंचार्ज जिसका सबऑर्डिनेट किसी ऐसे अपराध को रिपोर्ट करने में विफल रहता है और उसकी जानकारी में है ये बात, ऐसे मामले में दंड और गंभीर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह अधिनियम अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर बच्चों को दंडित नहीं करता, क्योंकि ये प्रावधान स्वीकार करता है कि बच्चे हमेशा कानूनी आवश्यकताओं से अवगत नहीं हो सकते हैं और इसका उद्देश्य उन्हें आगे के नुकसान से बचाना है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी को अपमानित करने, जबरदस्ती वसूली करने या धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से पोक्सो एक्ट के तहत अपराधों के बारे में झूठी शिकायतें करते हैं या गलत जानकारी देते हैं, उन्हें 6 महीने तक की कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी बच्चे के खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है तो दंड अधिक गंभीर है, जिसमें 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना शामिल है। कुल मिलाकर पोक्सो एक्ट मीडिया की भूमिका और बाल दुर्व्यवहार और शोषण से जुड़े अपराधों की रिपोर्ट करने में विफलता को लेकर स्पष्ट नियम और दंड का प्रावधान करता है। मीडिया कर्मियों को बच्चों का शोषण करने वाली किसी भी सामग्री की रिपोर्टिंग करते समय सतर्क और जिम्मेदार होना चाहिए। साथ ही इसमें शामिल बच्चों की गोपनीयता और प्रतिष्ठा की रक्षा भी करनी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों को अपराधों की रिपोर्ट करने के अपने कर्तव्य को गंभीरता से लेना चाहिए और झूठी शिकायतें करने या झूठी जानकारी प्रदान करने से बचना चाहिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज का मीडिया बदल चुका है, जिसका नियम और कायदे कानून से कोई सरोकार नहीं है, बस बाहुबलियों की तरह बेलगाम हो चुका है, जिसको कानून का कोई डर नहीं है। हमारा समाज और मीडिया इतना बदल चुका है कि राजीव चंद्रशेखर नाम के एक सांसद ने करीब साल 2015-16 के दौरान एक ओपन हाउस का आयोजन किया था, जिसका मकसद था बाल यौन शोषण के बारे में बात करना, ताकि बच्चों को ऐसे अपराधों की जानकारी हो और उनको बचाया जा सके। लेकिन बाद में बाल शोषण के हैरान कर देने वाले आंकड़ों के बावजूद बाल यौन शोषण पर बात करने की चंद्रशेखर की कोशिश परवान नहीं चढ़ी और सोशल मीडिया पर कई महीनों तक उन पर भारत को बदनाम करने के लिए पश्चिमी षड्यंत्र का हिस्सा होने का आरोप लगाया जाता रहा। बाल यौन शोषण के मुद्दे पर खामोशी तोड़ने के लिए चंद्रशेखर ने change.org एक वेबसाइट है, उस पर एक मुहिम भी याचिका के तौर पर शुरू की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता बनाने और बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए रूपरेखा बनाने के लिए प्रतिबद्धता का आग्रह किया गया था। इस याचिका को लेकर वो महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से भी मिले थे और उन्हें वो याचिका सौंपी, जिस पर करीब 1,82,000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बजाय इस याचिका पर अमल करने के शायद इसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2012 में भारत में बच्चों को यौन हिंसा से बचाने वाला कानून यानी पोक्सो एक्ट बनाया गया, ताकि बाल यौन शोषण के मामलों से निपटा जा सके। लेकिन इसके तहत पहला मामला दर्ज होने में ही करीब 2 साल लग गए थे। साल 2014 में इस नए कानून के तहत 8,904 मामले दर्ज किए गए, लेकिन उसके अलावा इसी साल NCRB की रिपोर्ट यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बच्चों के बलात्कार के 13,766 मामले दर्ज किए, बच्चे की सील भंग करने के इरादे से हमला करने के 11,335 मामले, यौन शोषण के 4,593 मामले, बच्ची को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या शक्ति के प्रयोग के 711
मामले, घूरने के 88, पीछा करने के करीब 1091 मामले दर्ज किए। आप सोचकर देखिए कि पॉक्सो एक्ट के तहत केवल 8,904 मामले दर्ज किए गए, जबकि असल में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों की संख्या 31,584 के करीब थी। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बाल यौन शोषण के अधिकतर मामलों में पॉक्सो एक्ट लगाया ही नहीं गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अक्सर पीड़ितों पर, जो बच्चों को जानते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, वो पीड़ित बच्चों पर मुकर जाने का दबाव डालते हैं, इसलिए ये मामले अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। पुलिस के पास बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, ऐसे मामलों के लिए कोई विशेष वकील नहीं है, अदालत पर वैसे ही काम का बोझ इतना होता है कि पूछो मत। कुल मिलाकर ऐसा माहौल बना दिया जाता है जो बच्चे के लिए डराने वाला और शत्रुतापूर्ण माहौल बन जाता है। दोस्तों, अपने बच्चों के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें एक सुरक्षित बचपन दें, इसलिए सबको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि समाज में घूम रहे हैवानों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो को आप अपने हर एक साथी, रिश्तेदार और सगे संबंधी को जरूर फॉरवर्ड करिए। नमस्कार।